प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और इस लॉकडाउन में घर पर ही रह करके और अध्ययन मनन कर रहे होंगे। तो हम लोग ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मुखातिब हो रहे हैं। प्रत्यक्षता तो मिलना नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए विकल्प के तौर पे हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रत्यक्ष रूप की कल्पना करके उपस्थित हुए हैं। कुछ आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ भी सिलेबस या पाठ्यक्रम है उसके संबंध में सिखाने के क्रम में उपस्थित हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक प्रकार से होंगे। तो आज हम लोग ऐसे प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुए हैं जो कि आपके सिलेबस में है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में हम लोग एक कोर्स 9 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने का अधिगम या आकलन, सीखने का आकलन या अधिगम का आकलन के पेपर है, जिसमें हम लोगों ने अपना सारे टीचरों के सहयोग से उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। 1-2 यूनिट के माध्यम से बांट दिया गया है, जिसमें हम आपके सामने 5 यूनिट से लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसे 5 यूनिट में आपके पास अगर सिलेबस होगा तो देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं। तो उसमें है आपका टेबुलेशन डाटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो भी प्रदत्त हैं डाटा हैं, समंक हैं, उनका किस प्रकार से टेबुलेशन का अर्थ हिंदी में कहते हैं सारणीकरण, किस तरीके से उनका सारणीकरण करना है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी आरेखीय निरूपण, हिंदी में इसको कह सकते हैं आरेखीय निरूपण, किस तरीके से इन डाटाओं के माध्यम से इनको एक आलेखीय ग्राफीय निरूपण के माध्यम से, ग्राफीय चित्र के माध्यम से इसको निरूपित किया जा सकता है। यही बातें हैं इसमें। तो हम लोग इसी सब पे अपना चर्चा आज करेंगे। सर्वप्रथम तो हम जानेंगे कि सारणी क्या है, और फिर इसमें भी आपका मेन टॉपिक हो गया, इसमें भी सब टॉपिक है आपका, जिसमें पहला है कुछ नंबर 1 क्या है, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा, यानी वर्गीकृत और अवर्गीकृत जो समूह हैं उनका वर्गीकरण और सारणीयन करना किस प्रकार से किया जाता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। जो डाटा हैं उनको किस तरीके से अवर्गीकृत तरीके से और वर्गीकृत तरीके से उनको हम एक वर्गीकरण का कर सकते हैं, सारणी के रूप में उसको दिखा सकते हैं। इसी सब बातों पर बात करेंगे। तो ये हम लोग शुरू करते हैं। क्या है टेबुलेशन, क्या है सारणीकरण, क्या है वर्गीकरण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मान लीजिए जैसे हमें 1000 छात्रों की अभिवृत्ति परीक्षण करना है, तो 1000 प्राप्तांक होंगे। तो इन 1000 प्राप्तांकों को लिखना वास्तव में थोड़ा सा कठिन है, जटिल है, और सारा समय भी बर्बाद होगा, पेज भी ज़्यादा लगेगा। तो इसको एक आसानी तरीके से, इसको सरल रूप में किस प्रकार से लिखा जाए, किस रूप में इसको रखा जाए जिससे कि यह और आसान हो जाए, सरल हो जाए, बोधगम्य हो जाए। तो इस सब के लिए ही सारणीकरण एवं वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे कि जो बहुत सारे डाटा होते हैं, बहुत सारे समंक होते हैं, बहुत सारे प्रदत्त होते हैं, उनको हम कैसे सरल तरीके से सही रूप में रख सकते हैं, जो कि हमारे लिए आसानी हो, बोधगम्य भी हो
तो इसके लिए कई तरीके हैं सारणीकरण में और वर्गीकरण में। वर्गीकरण में कई तरीके हैं जिसमें 2 प्रकार से डाटा होते हैं। अगर छोटा कम डाटा है, संख्या कम है, 50, 60, 40, 20, 10 की संख्या है, तो उसको अनग्रुप्ड यानी अवर्गीकृत समूह में रख सकते हैं, अवर्गीकृत समूह की सारणी बना सकते हैं। जहाँ पे समंकों यानी प्रदत्तों और डाटा की संख्या कम है, यानी हम कह सकते हैं कि 50 से कम हो, 40 या जितना से कम हो, तो वहाँ पे हम अवर्गीकृत सारणी या अवर्गीकृत समूह बनाते हैं और उसको सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जहाँ पे समंकों यानी प्रदत्तों की संख्या बहुत अधिक हो तो 100, 50, 1000, 2000, 4000, 5000, तो जहाँ पे इतने बड़े डाटा हों तो इतने बड़े डाटा को वर्गीकृत समूहों में रखना भी बहुत बड़ा हो जाता है। अवर्गीकृत समूह में रखना भी क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत व्यापक हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं, फिर वर्गीकृत समूह में रखते हैं, यानी ग्रुप्ड डाटा में इसको रखते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि कुछ वर्ग इस तरीके से बना लेते हैं कि उसमें निश्चित अंतर होता है, वर्ग अंतराल कितना होता है, निश्चित होता है। तो उस वर्ग अंतराल के बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, कितने प्राप्तांक आ रहे हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा। जो सबसे अधिक होता है, अधिकतम होता है, उसे उच्च सीमा बोलते हैं। जो सबसे निम्न होता है उसे निम्न सीमा बोलते हैं। और दोनों सीमाओं के अंतर को ही क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। अब इसमें भी चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं आगे वर्ग अंतराल निकालने में भी गलत हो जाता है। जैसे अगर हम देखें तो 40 से 44 के बीच में अगर हम वर्ग क्लासिफिकेशन करें तो इसमें अंतर देखेंगे 4 का होगा, लेकिन 4 का अंतर नहीं है। वास्तव में इसमें अंतर कितने का है, 5 का है, क्योंकि इसकी दोनों सीमाएं उच्च सीमा और निम्न सीमा समाहित कर। इसमें भी निम्न वास्तविक सीमा और उच्च वास्तविक सीमा होती है। तो निम्न वास्तविक सीमा किसे कहेंगे, निम्न वास्तविक सीमा वह है जो वास्तव में निम्न सीमा में 0.5 घटा देते हैं। मान लीजिए जैसे 30 और 40 है, तो 30 और 40 इसकी निम्न सीमा ये हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, निम्न सीमा, और इसको हम क्या कहेंगे, उच्च सीमा, उच्च सीमा। और इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, या इसको शॉर्ट में CI कहते हैं, या वर्ग नहीं कह सकते हैं, वर्ग अंतराल। तो इसमें ही निम्न वास्तविक सीमा और उच्च वास्तविक सीमा। अगर आपसे पूछा जाता है निम्न वास्तविक सीमा, तो निम्न वास्तविक सीमा में हम क्या करते हैं कि जितनी भी ये निम्न सीमा है इसमें क्या करते हैं, हम -0.5 घटा देते हैं। अर्थात निम्न वास्तविक सीमा क्या हो जाएगी, 29.5। ऐसे ही उच्च वास्तविक सीमा कितनी हो जाएगी, उच्च सीमा ये है, तो इसमें 0.5 क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये क्या हो जाएगी, उच्च वास्तविक सीमा, इसका मान हो जाएगा 40.5। ये क्या हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, निम्न वास्तविक सीमा, और ये हो जाएगा उच्च वास्तविक सीमा, उच्च वास्तविक सीमा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में अंतर कितना हो गया, इसको आप घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, घटा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 चलिए 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगी, और ये यहाँ पे कितना हुआ, 11। अंतर कितना हो गया, यहाँ पे 11 का अंतर है। लेकिन ऐसे आप घटाएंगे 30 और 10, 40 में कितना अंतर है, 10 का ही हो रहा है। तो ये 10 अगर आप यहाँ 10 लिखते हैं तो क्या है, गलत है, और यहाँ पे 10 नहीं होगा तो क्या होगा, सही क्या होगा, 11 होगा, क्या होगा, 11 होगा।
तो इस तरीके से जब भी वर्ग अंतराल निकालते हैं, ये तो फिलहाल आगे की बात है, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्रॉस इंटरवल कैसे निकाला जाता है, वर्ग अंतराल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी गलती मिस्टेक हमसे हो जाती है जाने में, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब भी वर्ग अंतराल निकाला जाए वास्तविक जो अंतर है उसमें एक अधिक होता है। जैसे यहाँ पे आप सीधे सीधे निकालेंगे 30 से 40 घटा देंगे 10 आएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि निम्न वास्तविक सीमा में 0.5 घटा देते हैं। इस तरीके से 11 आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अभी चलते हैं सार्डियन क्या है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात किस पे होगी, अनग्रुप्ड डाटा यानी अवर्गीकृत समूह। अवर्गीकृत समूह पर हम लोग बात करेंगे, जिसे अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं। तो अनग्रुप्ड डाटा या इसे क्या कह सकते हैं, अवर्गीकृत समूह। इसको प्रदत्त कह सकते हैं, प्रदत्त हिंदी में बोलते हैं, समन्वय में बोलते हैं। कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, कहेंगे आपको प्रदत्त भी होगा, इसको क्या कहते हैं, डाटा भी कहते हैं, इसको प्रदत्त और आंकड़े भी इसको बोलते हैं, आंकड़े भी इसको कहेंगे, आपको लिखा हुआ माफ करें। तो इस तरीके से इसके हिंदी में कई नाम है, इसको डाटा बोलते हैं। तो अवर्गीकृत कौन है, जिसका वर्ग न बनाया जाए, यानी जहाँ पे संख्या क्या होती है, कम होती है। तो जहाँ पे संख्या कम होती है तो वहाँ पे अवर्गीकृत समूह क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया जाता है, अवर्गीकृत वर्गीकरण किया जाता है। जहाँ पे क्या हो, संख्या कम हो, जहाँ पे संख्या क्या हो इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहाँ की संख्या क्या होती है, कम, संख्या क्या होती है, कम, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो संख्या कम होती है 10, 20, 30, 40, 50, तो वहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है या वर्गीकृत वर्गीकरण किया जाता है। इसमें भी अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे। सबसे पहले क्या आते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, यानी वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण वह है जो किसी को किसी के गुण या मात्रा के आधार पर उसको किसी समूह में विभाजित किया जाता है और उस समूह को सारणी के रूप में जो उपस्थित किया जाता है उसे सारणीयन कहते हैं या इसी को हम टैबुलेशन कहते हैं। तो अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, मात्रा और गुण, दो चीज़ें हैं, मात्रा और गुण। तो इसके आधार पर इसका क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण में प्रदत्तों को उनकी किसके आधार पर उसको वर्ग समूह हम रखते हैं, समानता और सादृश्यता, दो चीजें हैं। समानता पहला क्या है, उनमें समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, सादृश्यता, सादृश्यता, समानता और सादृश्यता दोनों होनी चाहिए इसमें। जब समानता और सादृश्यता होगी तो उसके आधार पर उनको समूहों में, वर्गों में रखा जाता है, ये बहुत जरूरी है। तो सादृश्यता और समानता जहाँ पे होती है तो उसके आधार पर कुछ क्रमबद्धता भी होनी जरूरी है। एक व्यवस्थित आंकड़े होते हैं, एक अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं। तो जो भी चीज़ें हम लेंगे, जो भी डाटा लेंगे तो कैसे होंगे, अव्यवस्थित होंगे, अक्रमबद्ध होंगे। तो उनको हम क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में उसको सबसे पहले एडजस्ट करते हैं, फिर उसको बाद समानता और सादृश्यता के आधार पर उसको हम वर्गों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आंकड़े हमारे सामने जो होते हैं कैसे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। इनको हम अव्यवस्थित जो हमारे सामने हैं उसको हम व्यवस्थित करते हैं। और
क्रमबद्ध है, किसी कोई उनका क्रम नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं। तो इस तरीके से अव्यवस्थित और अक्रमबद्ध जो आंकड़े होते हैं उनको सबसे पहले हम व्यवस्थित करते हैं, उसको एक क्रम में कर लेते हैं। तो क्रम में करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनको कुछ श्रेणियों और कुछ वर्गों में बांट लेते हैं और बांट करके प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, वर्गीकृत प्रदत्त कहते हैं या क्लासिफाइड डाटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्लासिफाइड डाटा, या हिंदी में इसको आप कह सकते हैं वर्गीकृत प्रदत्त या वर्गीकृत आंकड़े या वर्गीकृत समंक कुछ कह सकते हैं। तो वास्तव में अगर हम देखें 3 विभिन्न प्राप्तांक वर्गों अथवा श्रेणियों में आने वाले प्राप्तांकों अथवा व्यक्तियों की संख्या को जो बताते हैं, तो उसे प्राप्तांकों अथवा व्यक्तियों की इन संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, आवृत्तियां कही जाती हैं। यानी इनको जब श्रेणियों और वर्गों में विभाजित करते हैं तो उनकी जो संख्या होती है, चाहे व्यक्तियों की हो चाहे प्राप्तांकों की हो, तो उसकी संख्या को ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो अब हम लोग आगे इन्हीं बात पर चर्चा करेंगे कि वर्गीकृत तथा सारणीयन की जो विभिन्न विधियां हैं, कई विधियों के माध्यम से वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी सारणियाँ हैं इसको 2 चीज़ें होती हैं, गुणात्मक आधार पर और मात्रात्मक आधार पर। इन 2 आधारों पर भी, एक आधारों पर भी कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला जो है गुणात्मक आधार पर हम लोग लेते हैं। गुणात्मक आधार पर कितने स्तर पर है, कितने तरीके से सारणियाँ और वर्गीकरण किया जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आधार तो गुणात्मक आधार पर, और ये ग्रुप डाटा और वर्गीकृत दोनों होंगे इसमें भी। तो सबसे पहले हम लोग अवर्गीकृत पर देखेंगे, यानी अनग्रुप्ड डाटा पर बात करेंगे। अनग्रुप्ड डाटा पर हम लोग बात करेंगे। तो इसको सबसे पहले विधि क्या है कि ऐसे वर्गीकरण जिसमें जो संपूर्ण समूह है उसको केवल किसी एक गुणात्मक चर के रूप में, किसी एक गुणात्मक चर के आधार पर बांटा गया होता है। क्या होता है, कोई एक गुणात्मक चर होता है। क्या होता है, कोई एक गुणात्मक चर होता है। गुणात्मक चर क्या होता है, कोई एक ही होता है। सबसे पहले यानी प्रथम मेथड कि यहाँ पे चरों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, केवल एक होती है। तो इस तरीके से जिन वर्गीकरणों के संपूर्ण समूहों को केवल किसी एक गुणात्मक चर के आधार पर ही बांटा गया हो, तो उन वर्गीकरण को एक मार्गीय वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वे क्लासिफिकेशन, एक मार्गीय वर्गीकरण, एक मार्गीय वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं 1 वे क्लासिफिकेशन, 1 वे क्लासिफिकेशन या एक मार्गीय वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, चरों की संख्या एक ही होती है और उन वर्गीकरण को एक मार्गीय वर्गीकरण कहते हैं जिसमें चरों की संख्या एक होती है। तथा जो प्राप्त आवृत्ति वितरण होता है, तो प्राप्त आवृत्ति वितरण को एकल चर आवृत्ति तालिका कहते हैं, एकल चर आवृत्ति सारणी कहते हैं। तो इस तरीके से जो सारणी मिलती है या सारणी हम बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एकल चर आवृत्ति तालिका, एकल चर आवृत्ति सारणी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितनी होती है, केवल एक ही होती है। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। कैसे एक जब चर की संख्या एक होगी तो उसका किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे और किस प्रकार से सारणीकरण करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम एक चर कोई लेते हैं, लिंग भेद लेते हैं, लिंग भेद में आप जैसे जानते हैं 2 होते हैं, पुरुष और महिला।
पुरुष महिला, या इसको आप कह सकते हैं बालक बालक बालिका लेना है, बालक बालिका। लिंग भेद कोई एक चर है, लिंग भेद क्या है, कोई एक चर है। तो लिंग भेद के आधार पर अगर हम देखें तो बालकों के वितरण की सारणी अगर बनाएं, बालकों के वितरण की अगर हम सारणी बनाएं तो क्या हो सकता है, इसमें चर क्या है, सिर्फ एक ही है, कौन सा है, लिंग भेद। तो इसके आधार पर अगर हम सारणी बनाएं तो क्या हो जाएगा, वर्ग वर्ग और संख्या, वर्ग और संख्या। तो इस तरीके से वर्ग में क्या हो गया, पहला क्या हो गया, बालक, लिंग भेद में 2 होते हैं, बालक बालिका पुरुष महिला, तो 2 हो गए, बालक और दूसरा बालिका, बालक बालिका। संख्या कुछ भी ले सकते हैं, 10 20 30 40 50। मान लीजिए हम 28 ले लेते हैं, 28 बालक हो गए, और बालिका की भी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 26, बालिका की संख्या कितनी है, 26। तो कुल टोटल कितने होंगे, कुल होगा कितने होंगे, 8 6 14 2 2 4 5, संख्या कितनी होगी, 54। 54 लोगों को हमें सारणी के रूप में बना लिए, इनका वर्गीकरण कर लिए। यहाँ पे चर क्या है, सिर्फ एक ही है, इसीलिए इसी क्या कहेंगे, एकल चर तालिका। इसको हम क्या कहेंगे, एकल चर तालिका या वन वे क्लासिफिकेशन, एक मार्गीय वर्गीकरण या एकल चर तालिका सारणी, ठीक, वितरण। तो ये हो गया, पहला हो गया कि जिसमें चर की संख्या एक हो और उस एक चर के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करें, और वर्गीकरण जो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एकल चर वर्गीकरण या वन वे क्लासिफिकेशन। और उसके बाद अगर हम उसको सारणी के रूप में देखें तो इसे हम क्या कहेंगे, एक आवृत्ति तालिका, एक आवृत्ति तालिका या एकल चर आवृत्ति तालिका कहेंगे या सारणी। इस तरीके से कोई एक और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कोई भी इसमें आप ले सकते हैं जिसमें चर की संख्या एक है, आप उसका उदाहरण ले सकते हैं। अगर दूसरा उदाहरण देखें, दूसरे उदाहरण में हम क्या कह सकते हैं कि परिवार के, अगर हम देखें तो परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसमें भी एक चर हो गया, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इस स्तर के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो ऐसे भी हो सकता है, सामाजिक, यहाँ ऊपर देखिएगा, सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर हो गया, और इधर हम क्या देख लेंगे, संख्या, इधर क्या लिख लेंगे, संख्या। ये भी एकल चर तालिका है क्योंकि इसमें एक ही चर है, सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर तो जैसा कि आप जानते हैं, है ना, उच्च होता है, उच्च, फिर मध्य या मध्यम, और मध्यम और निम्न। ये इसको और वर्ग में बांट सकते हैं, उच्च मध्यम और निम्न, 4 वर्ग में बांट सकते हैं, नहीं कर लें तो इसमें संख्या भी आप ले सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, 150 की कोई भी संख्या रख सकते हो। मान लीजिए इसी संख्या 40 रख लीजिए, यहाँ पे आप 100 रख लीजिए, यहाँ पे आप 30 रख लीजिए, तो टोटल संख्या कितना हो गई, योग कितना हो गया, कुल योग हो गया आपका 107। ये भी एकल चर तालिका है, एकल चर सारणी, ऐसे क्या कहते हैं, वन वे क्लासिफिकेशन, एक मार्गीय वर्गीकरण। तो 2 उदाहरणों के माध्यम से हमने एक मार्गीय वर्गीकरण या एकल चर आवृत्ति तालिका या एकल चर आवृत्ति सारणी को हम लोगों ने देखा। आइए हम बात हैं कि एकल चर एक पहली विधि, वर्गीकरण और सारणीकरण करने की ये पहली विधि, जिसमें आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत हैं। जब आंकड़े कैसे हैं,
अवर्गीकृत हैं। तो आंकड़े जब अवर्गीकृत हैं तो पहले एकल चर हो गया, दूसरा क्या है, अब ये तो जिसमें चर की संख्या कितनी होती है, एक होती है, उसे एकल चर आवृत्त वितरण कहते हैं। जहाँ तो चरों की संख्या 2 होती है उसे ध्रुव-चर आवृत्ति वितरण तालिका या टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं, या द्विचर आवृत्ति वितरण सारणी या तालिका उसको हम कहते हैं। तो जब एक साथ अगर 2 गुणों या 2 चरों के आधार पर किसी समूह को बांटा जाना है या बांटा जाता है, तब इस प्रकार के वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विमार्गीय वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमार्गीय वर्गीकरण, टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और 2 चरों के आधार पर समूहों को क्या करते हैं, हम वर्गीकृत करते हैं। और इस तरह से वर्गीकृत करने पर द्विचर आवृत्ति तालिका, द्विचर आवृत्ति तालिका या द्विचर आवृत्ति सारणी हमें प्राप्त होती है, वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी टेबल। और यह सारणी एक साथ दोनों चरों के संबंधों को क्या करती है, बताती है, सूचनाएं देती है, सूचनाएं प्रस्तुत करती है। और द्विचर सारणी में पंक्तियों तथा स्तंभों, पंक्ति और स्तंभ समझ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रो। ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, या इसको हिंदी में कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जो सीधे सीधे है इसको पंक्ति बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ, यानी जो ऊर्ध्वाधर है ऊपर से नीचे की ओर उसको स्तंभ बोलते हैं, और जो क्षैतिज है समतल यानी पृथ्वी के समानांतर है उसको हम क्या बोलते हैं, रो। इंग्लिश में, हिंदी में उसको पंक्ति बोल सकते हैं। ऐसे स्तंभ को भी इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। तो अब समझ में आया स्तंभ क्या है और पंक्ति क्या है, रो क्या है और कॉलम क्या है, दोनों चीजें इसमें आती हैं। रो जो पृथ्वी के समानांतर है उसको रो बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर है ऊपर से नीचे को खींचा है उसको स्तंभ या कॉलम कहते हैं। तो द्विचर आवृत्ति सारणी में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या को गुणा के रूप में अगर हम देखें तो अधिक स्पष्ट रूप से इसको व्यक्त कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। जैसे 3 गुणे 2, जैसे 3 गुणे 2 सारणी। इसमें क्या होगा, इसमें जो पहले लिखा जाएगा, जो पहले लिखा जाएगा वो पंक्तियों की संख्या होगी, और जो बाद में लिखा जाएगा वो क्या होगी, स्तंभों की संख्या होगी। जो पहले लिखा जाएगा वो रो की संख्या होगी, और जो बाद में लिखा जाएगा वो कॉलम की संख्या होगी। इस तरीके से रो और कॉलम, सबसे पहले जो लिखा रहेगा वो रो है, पंक्तियां इसमें अगर इस तरह से लिखा है तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 होगी और स्तंभों की संख्या 2। तो इस तरीके से जो सारणी बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, 3 गुणे 2 तालिका, 3 गुणे 2 तालिका, या 3 गुणे 2 सारणी या टेबल कहें। इस तरीके से जहाँ होगा ऐसे करेंगे, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 2। जैसे 4 गुणे 3, ऐसे अगर ऐसे करना है तो पंक्तियों की संख्या इसमें 4 होगी, स्तंभों की संख्या 3 होगी। तो ये आप समझ गए होंगे स्तंभ किसे कहते हैं या कॉलम किसे कहते हैं और पंक्ति किसे कहते हैं। ठीक, तो इसे द्विचर आवृत्ति तालिका जो बनाएंगे तो उसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या होगी, क्योंकि इसमें समूह की संख्या में इसको विभाजित किया जाएगा। तो इसे द्विचर सारणी भी कहते हैं। और द्विचर सारणी से यह तात्पर्य है कि उस तालिका से होगा जिसमें, जैसे कि मैंने 3 पंक्तियां होंगी तथा 2 स्तंभ होंगे, 3 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे, तथा इसे 3x2 सारणी यानी 3/2 टेबल कहा जाता है, 3/2 टेबल कहा जाता है। और इससे स्पष्ट है कि 3x2 का पहला अंक किसको निर्धारित करता है, पंक्तियों को निर्धारित करता है, और बाद वाली संख्या किसको निर्धारित करती है, टेबल को निर्धारित, कॉलम को निर्धारित करती है या स्तंभ को निर्धारित करती है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, चरों की संख्या क्या होगी, 2। इसीलिए इसे द्विचर तालिका वर्गीकरण या द्विचर आवृत्ति वर्गीकरण कहते हैं, या द्विमार्गीय वर्गीकरण कहते हैं, टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे 2 चर हो गए
लिंग भेद और दूसरा संकाय। लिंग भेद और एक चर हो गया, पहला चर हो गया लिंग भेद और दूसरा चर हो गया संकाय। ये दूसरा चर हो गया, ये दो चर। अब इन दो चरों के आधार पर हम जो टेबल बनाएंगे या जो वर्गीकरण कहेंगे उसे टू वे क्लासिफिकेशन कहेंगे। जैसे हम सवाल या उदाहरण को देखें और उसके माध्यम से कैसे सारणी तालिका बनाएंगे। तो लिंग भेद तथा संकाय के आधार पर अगर हम देखें तो किसी महाविद्यालय में अध्यापनरत, किसी महाविद्यालय में अध्यापनरत अध्यापकों का द्विमार्गीय वितरण तालिका, टू वे क्लासिफिकेशन वितरण तालिका हमें बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? इसमें संकाय हो गया। हाँ, इसमें एक बात और है, जैसे जहाँ पे हमने बताया भी कि 3x2 सारणी टेबल बनाना है, तो क्या होगा उसमें कभी कभी ये भी गलती हो जाती है, तो उसमें जो वर्ग है और कुल योग है उसको नहीं जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई सारणी बनाया है, इसमें 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ। इसमें अगर मान लीजिए एक कॉलम हो गया वर्ग का, एक कॉलम क्या हो गया वर्ग का, और नीचे पंक्ति कॉलम बन गया इसका कुल योग। इसको हम नहीं जोड़ते हैं, यहाँ पे इसको और इसको नहीं जोड़ते हैं। यानी जो वर्ग है और जो टोटल का समन्वय करना है उसको हम उसमें नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ बना होगा तो उसमें आप कह सकते हैं कि इसमें 4 रो है और 3 कॉलम है, ये आप कैसे कह रहे हैं? तो इसमें इसको नहीं जोड़ा जाएगा, जो वर्ग का है ऊपर का और नीचे का, इनको दोनों को नहीं जोड़ा जाता है। तो लिंग भेद और संख्याएं के आधार पर अगर हम देखें तो संख्याएं में वर्ग हो जाएगा। ये संकाय 2 चर हो गए इसमें, संकाय और लिंग। संकाय में जनते डिपार्टमेंट का कला वर्ग हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, कानून हो गया, विधि हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो किसी का भी आप देख सकते हैं, कला संकाय हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, कला विज्ञान विधि, ये संकाय में 3 आ गए, संकाय में ये 3 आ गए। अब दूसरा चर क्या है? दूसरा चर हम क्या बताएं? लिंग भेद। दूसरा चर क्या हो गया? लिंग भेद। लिंग आप जैसा जानते हैं 2 होते हैं, पुरुष और महिला। पुरुष अध्यापक और महिला, इसको हमने 2 वर्गों में बांट दिया। तो अब मान लीजिए पहला संख्या में पुरुष की संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। मान लीजिए 50, महिलाओं की संख्या 30 है, यहाँ पे विज्ञान में 20 है और यहाँ पे 15 रख सकते हैं, यहाँ पे विधि में 12 है और यहाँ पे 4 है। अब एक कॉलम हो जाएगा योग में नीचे आए, इसमें पुरुष में कितना हो जाएगा? 50, 20, 70, 10, 80, 82 और यहाँ कितने हो जाएंगे? 15, 5, 20, 30, 50, 49। एक आपकी क्या बन गई? सारणी बन गई। कैसी सारणी बन गई? द्विचर या द्विमार्गीय वर्गीकरण इसको कहेंगे। सारणी कहेंगे तो क्या कहेंगे? द्विचर आवृत्ति तालिका, द्विचर आवृत्ति टेबल या 2 वे क्लासिफिकेशन टेबल कहेंगे। तो ये तो दूसरी विधि हो गई। अब इसको हम एक अन्य उदाहरण से नहीं समझ सकते, इसको कोई भी उदाहरण नहीं कहते, आप कोई भी टेबल के माध्यम से इसको आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक सारणी हम और बना सकते हैं 3x2 का
सामाजिक स्तर तथा परिवार, ये दो चर हो गए, सामाजिक स्तर और परिवार। इनके आधार पर हम निर्मित करके द्विचर सारणी बना लेते हैं। तो सामाजिक स्तर पे 3 हो जाएंगे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, है ना। इसमें परिवार में भी 2 बढ़ जाएंगे, बड़ा परिवार, छोटा परिवार। अब इसको हम बना लेंगे एक सारणी इसकी, है ना। ये तो सारणी आप लोग बना के देख सकते हैं। 2 स्तर हो गया, सामाजिक स्तर और परिवार। सामाजिक स्तर में 3 वर्ग हो गए, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। परिवार में भी 2 हो गए, बड़े परिवार और छोटे परिवार। इस तरह से आप एक क्या कर लेंगे, बना सकते हैं टेबल। स्तर में आप उच्च, मध्य और निम्न, ठीक। और परिवार में बड़ा परिवार और छोटा परिवार, बड़ा परिवार और छोटा परिवार। बड़ा परिवार, छोटा परिवार को वर्ग में बांट लीजिए। यहाँ पे आगे योग का हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा योग कर लीजिए, योग कर है ना। इसमें मान लीजिए उच्च वर्ग में इतने आते हैं, कोई भी संख्या आप लेकर सारणी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, द्विमार्गीय वर्गीकरण। अब तीसरी विधि है इसकी त्रिमार्गीय वर्गीकरण भी। अब 3 से ज़्यादा हो जाता है, 2 से अधिक, 3 मार्गीय, 4 मार्गीय, 5 मार्गीय, तो इनको सबको हम किसमें कहते हैं, बहुमार्गीय वर्गीकरण, मल्टीपल क्लासिफिकेशन। तो क्या कहते हैं, बहुमार्गीय, यानी 2 से अधिक अगर होंगे, चरों की संख्या 2 से अधिक होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी या उससे आगे होगी, तो सब क्या कहते हैं, बहुमार्गीय वर्गीकरण या इस मल्टीपल क्लासिफिकेशन। जैसे चरों की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है तो इसमें 1 मार्गीय और 2 मार्गीय, इन्हीं का ज़्यादा प्रयोग होता है, इन्हीं का ज़्यादा इसी बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुमार्गी का प्रयोग लगभग नहीं होता, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं, बस इतना ही जानते रहिए कि बहुमार्गी वह है जिसमें चरों की संख्या 2 से अधिक हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। इसे हम क्या कहते हैं, बहुमार्गीय वर्गीकरण कहेंगे। तो जहाँ पे 2 से अधिक गुणात्मक चरों के आधार पर भी समूह को व्यक्त किया जाता है, उन्हें 3 चरों के आधार पर त्रिमार्गी, 4 चरों के आधार पर 4 मार्गी, 3 मार्गी क्लासिफिकेशन, 3 वे क्लासिफिकेशन, है ना, 4 वे क्लासिफिकेशन, 5 वे क्लासिफिकेशन या मल्टीपल क्लासिफिकेशन। बहुत सारे वर्ग हो जाए तो उसे क्या कहें, मल्टीपल क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो जैसे अगर त्रिमार्गी हम देखें तो इसमें 3 चर ले लेंगे। धर्म एक स्तर क्या हो गया, धर्म हो गया, क्लास कक्षा स्तर हो गया और लिंग भोध हो गया। उनके 3 के आधार पर बना सकते हैं त्रिमार्गी सारणी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें देखा गुणात्मक वर्गीकरण में कि चरों, यहाँ पे क्या बात होती है, चर की बात होती है, चर की बात होती है। इसमें 1 चर होते हैं इसे 1 मार्गी वर्गीकरण, 2 चर होते हैं द्विमार्गी वर्गीकरण, 3 चर हैं त्रिमार्गी वर्गीकरण, और इससे अधिक हैं तो इसे हम बहुमार्गी वर्गीकरण कहते हैं। तो हो गया मात्रात्मक गुणात्मक वर्गीकरण। अब एक आता है मात्रात्मक वर्गीकरण। मात्रात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण क्या है, यहाँ पर गुणों को मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाए, गुणों को मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, मात्रात्मक वर्गीकरण। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनके अचीवमेंट टेस्ट हो गया या और कोई टेस्ट हो गया, तो उसमें जो उनके प्राप्तांक होते हैं उसके इसमें होते हैं, मात्रा में होते हैं, किसी संख्या में होंगे। तो इस तरीके से जहाँ पे वर्गीकरण की बात आएगी तो उसको हम मात्रात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत रखेंगे। तो जब आंकड़ों को गुण की मात्रा, जब आंकड़ों को गुण की मात्रा के आधार पर, गुण की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, तो इस प्रकार के वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं, या मात्रात्मक वर्गीकरण के नाम से इसे हम संबोधित करते हैं। जैसे अगर हम देखें उदाहरण के माध्यम से, तो मान लें कि 60 छात्रों की एक सामान्य ज्ञान परीक्षण है
और उसके सामान्य ज्ञान परीक्षण में प्राप्तांक कुछ इस प्रकार है। 60 छात्र हैं तो प्राप्तांक भी कितने होंगे, 60 होंगे। संख्या कितनी होगी, 60 की होगी। तो 60 की मान लीजिए प्राप्तांक है 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से 60 छात्रों के हैं जो अव्यवस्थित क्रम में हैं और अक्रमबद्ध हैं। क्रमबद्ध भी है नहीं है और व्यवस्थित भी नहीं है, इस तरीके के हमारे सामने हैं। तो क्या होगा, इनको पढ़ने देखने में थोड़ा सा बड़ा समय लगेगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको बहुत सरल बनाने के लिए सबसे पहले इन प्राप्तांकों को हम किसी क्रम में, किसी व्यवस्था में व्यवस्थित कर लेते हैं, क्रमबद्ध कर लेते हैं, जिससे सरल रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको किसी एक क्रम में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, हिंदी में इसको बोले आरोही अथवा अवरोही क्रम में इसको हम क्रमबद्ध कर लेते हैं। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्या है, जिसमें इन सारे मान लीजिए 60 छात्रों के प्राप्तांक सामान्य ज्ञान परीक्षा जो प्राप्त हुए हैं, तो उसमें जिस छात्र के या जिसके जो सबसे कम प्राप्तांक होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे और लास्ट में सबसे बड़ा प्राप्तांक आएगा। लास्ट में क्या आएगा, सबसे बड़ा प्राप्तांक आएगा। तो इस तरीके से अव्यवस्थित आंकड़ों को जब हम व्यवस्थित करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में। फिर दूसरा तरीका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना आंकड़ों को। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आंकड़ों को सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, यानी इन सारे प्राप्तांकों में जो सबसे बड़ा होगा सबसे पहले उसको लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में जो सबसे छोटा कम प्राप्तांक होगा उसको रखते हैं। तो इस तरीके से जो वर्गीकरण हम करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, आंकड़ों को क्रमबद्ध करते हैं, उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसको हिंदी में बोल सकते हैं अवरोही क्रम। इस तरह से हम दो तरीके से जो भी आंकड़े हमारे सामने प्राप्त हैं, उनको इन दो तरीके से, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम एक क्रमबद्ध कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। और इन क्रमबद्ध और व्यवस्थित करने के पश्चात इसको हम सरल बना लेते हैं। इसको जो हम पढ़ने में, जानने में, देखने में और थोड़ा सा अच्छा लगे, सरल लगे, इस तरीके से हम व्यवस्थित कर लेते हैं। लेकिन तरीके से व्यवस्थित करने में भी ये क्या होता है, बड़ा लगता है, देखने में बड़ा लगता है और थोड़ा सा उतना आसान नहीं होता। फिर इसको हम और आसान बनाते हैं। और आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, और आसान बनाने के लिए इन आंकड़ों को हम सारणी के रूप में लिखेंगे, सारणीकरण करेंगे। क्या करेंगे हम इनका सारणीकरण करेंगे, टेबुलेशन करेंगे। तो सारणीकरण के लिए क्या करेंगे, इन आंकड़ों को कुछ और अधिक व्यवस्थित करेंगे, कुछ और अधिक क्रमबद्ध करेंगे, जो कम स्थान घेरे, कम समय ले और जल्दी से काम हो जाए। तो इसके लिए हम सारणी का प्रयोग करेंगे, सारणी में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे जिसमें प्राप्तांक और संख्या, मान लीजिए कि जैसे 22 प्राप्तांक है किसी का या 30 है, तो 30 प्राप्तांक में मान लो 5 बच्चे हैं, तो 30 को 5 बार लिखा जाएगा। उसमें क्या होगा, आरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर रहे हैं चाहे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक ही प्राप्तांक 5 छात्रों के, तो उसको 5 बार लिखना होगा। तो अगर हम सारणी में लिख रहे हैं तो 5 बार लिखने से बचत हो जाएगी हमें। अगर 5 छात्रों के समान प्राप्तांक हैं तो क्या लिख देंगे हम, प्राप्तांक लिख देंगे, उसके सामने 5, यानी ये प्राप्तांक 5 अंकों, 5 छात्रों के हैं। तो क्या होगा, हमारा समय की बचत होगी और आंकड़े कुछ छोटे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी में हम क्या लिखेंगे, प्राप्तांक एक तरफ क्या लिखेंगे, प्राप्तांक, और दूसरी तरफ लिखेंगे संख्या। एक तरफ लिखेंगे प्राप्तांक और दूसरी तरफ लिखेंगे संख्या। अब मान लीजिए कि प्राप्तांक कितना है, कोई भी प्राप्तांक या डाटा आप बना सकते हैं। मान लीजिए प्राप्तांक कितना है, 30 है। 30 प्राप्तांक सिर्फ एक ही छात्र का है। 30 प्राप्तांक कितना है, सिर्फ एक ही छात्र का है। संख्या हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। मान लीजिए कि छात्रों के प्राप्तांक कितने हैं, 25 हो गए, और 25 प्राप्तांक 5 छात्रों के। 25 प्राप्तांक कितने हैं, 5 छात्रों के। तो 5 बार 25, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हम कर लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 बार हमें 25 लिखना होगा। तो इससे बचत के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 25, मान लीजिए कितने बच्चों में 5, यहाँ संख्या 5 है। इस तरीके से एक सारणी बना लेंगे, बहुत सारे आंकड़े हम नोट कर लेंगे। मान लीजिए टोटल लिखेंगे छात्र
60। इस तरीके से हम योग करके और निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारणी हम बना लेंगे तो और सरल हो जाएगा और आसान हो जाएगा। लेकिन अब भी ये क्या है, कठिन है, जटिल है ना। इसको और आसान बनाया जा सकता है। तो और आसान बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो क्या होगा, और छोटे रूप में हमारे सामने आ जाएगा। अब जैसे अगर 60 बच्चों की सारणी बनाना है तो लंबी सारणी बन जाएगी, एक बड़ी लंबी सारणी बन जाएगी। तो इससे और आसान किया जा सकता है, इससे इसको और बोधगम्य और सरल बनाया जा सकता है। तो और सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे। तो ये जो टेबल के रूप में या सारणी के रूप में प्राप्तांक हमारे सम्मुख हैं, उनको हम क्या करेंगे, प्राप्तांकों के इस रूप को हम आवृत्ति वितरण, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इनको हम उपरोक्त जो सारणी है या सारणी हमारे इस तरीके से बनाने को जो निर्मित हुई है, इनको हम क्या करेंगे, इसको कुछ ढंग से, कुछ अपने ढंग से वर्गीकृत कर लेंगे। और वर्गीकृत करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो जो वर्गीकरण करेंगे उसका आधार समान होना चाहिए, यानी वर्गों में अंतराल क्या हो, समान हो। ऐसा नहीं कि एक वर्ग अंतराल बना ले जिसमें 10 का अंतर, एक में 5 का अंतर, एक में 4 का अंतर, एक में 3 का अंतर। ऐसा भी वर्गीकरण करते समय हमें ध्यान देना है। जब भी हम वर्गीकरण करेंगे तो दोनों में अंतराल, यानी जितने भी वर्ग हम बनाएंगे सब वर्गों में अंतराल क्या होगा, समान ही होगा। अगर हम अंतर 5 का रख रहे हैं तो सब में अंतर 5 का ही होगा, 10 का रख रहे हैं तो सब में अंतर 10 का ही होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण जैसे मान लीजिए कि हमने अभी ये उदाहरण लेते हैं, तो इसमें हमने 60 छात्रों का लिया है। तो वर्गीकरण कर लेते हैं, अंदर हम उसमें 10 का रखते हैं। तो इसमें वर्गीकरण का भी तरीका दो, वर्गीकरण का भी तरीका दो। आप चाहे ऊपर से शुरू करें चाहे नीचे से शुरू करें, चाहे ऊपर से शुरू करें चाहे नीचे से। जैसे वहाँ पे व्यवस्थित करने का क्या है, क्रम 2 है। असेंडिंग आर्डर में ही कर सकते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में भी कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ वर्गीकरण का भी 2 रूप है। एक आप ऊपर से भी कर सकते हैं और दूसरा नीचे से भी कर सकते हैं, चाहे जैसे करें लेकिन वो सही माना जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे हम देखें, अगर ये उदाहरण जो सबसे कम, यहाँ पे हम वर्गीकरण करते समय किन बातों का ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, सबसे कम प्राप्तांक और सबसे अधिक प्राप्तांक वहीं से शुरू होगा। सबसे कम प्राप्तांक मान लीजिए 20 है या 19 है या 25 है, 24 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा पहले संख्या ले लेंगे, 1-2 संख्या क्या ले लेंगे, हम पहले लेंगे या 5 पहले ले सकते हैं। और जो बड़ा, अगर बड़े से हम बनाएंगे, मान लीजिए कि 100 में सबसे अधिक प्राप्तांक कितना है, 98 है, 98। तो वहाँ पे हम 98 से 1 तो ज़्यादा ले लेंगे, यानी 100 तक ले लेंगे, 100 तक ले लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसमें देखना है कि सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, उससे 1-2 अंक आगे पीछे हम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर कोई सारणी बनाया तो इसमें सबसे छोटा प्राप्तांक कितना है, 22 है, 22 है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा 20 से शुरू कर देंगे, 2 अंक पहले से शुरू कर देंगे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 से 29 के बीच में। अगर वर्ग बनाया क्या होगा, 20 से 29 के बीच में, फिर 30 से 39 के बीच में, फिर 40 से 49 के बीच में, फिर 50 से 59 के बीच में, 60 से 69 के बीच में। इस तरीके से वर्ग अंतराल बना लेते हैं। इस तरीके से क्या लेते हैं, वर्ग अंतराल बनाना। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक ऐसे बनाए या सबसे नीचे से शुरू कर, सबसे नीचे से शुरू कर सकते हैं। उसके लिए जैसे हम बनाए 60 से, यहाँ से इसको पलट, ये पहले आ जाएगी, ये लास्ट में आ जाएगा। तो ऊपर से चाहे बनाए चाहे नीचे से बनाए, कैसे ही बना सकते हैं, इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो इसके लिए हम बना सकते हैं इसको। तो अब क्या करेंगे कि मान लीजिए कि 20 से 29 जैसे एक वर्ग लिए। अब देखो इसमें अंतर समान है ना, इसके बीच में भी वर्ग अंतराल सेम है, यहाँ पे भी अंतर समान है, यहाँ पे भी अंतर समान है।
ये चीज रखना है, इसमें अंतर कितना रखना है, समान का रखना है। अब मान लीजिए 20 से 29 के बीच में कितने लोगों के प्राप्तांक है, ये हम देख लेंगे। 20 से 29 के बीच में कितने प्राप्तांक है, इसको हम देख लेंगे। मान लीजिए 20 से 29 के बीच में कितने प्राप्तांक आ रहे हैं, 5 लोगों के आ रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, 12। इंग्लिश में इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, CI, और इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, वर्गीकृत आंकड़ा। अब इसको हम क्या कहेंगे, वर्गीकृत आंकड़े कहेंगे, या इनको क्या कहेंगे, ग्रुप्ड डाटा। इनको क्या कहेंगे, ग्रुप्ड डाटा या वर्गीकृत आंकड़े। इसके पहले हमने जो चीजें पढ़ी वो कैसा, अनग्रुप्ड है, उसको ग्रुप में हमने विभाजित करके उसका वर्गीकरण नहीं किया, तो उसे अनग्रुप्ड डाटा कहेंगे। और इस तरीके से जहाँ वर्ग बन जाएंगे उसे हम ग्रुप्ड डाटा बोलेंगे, वर्गीकृत वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। मान लीजिए ऐसे 30 से 39 के बीच में देखेंगे 4 लोगों का, 40 से 50 के बीच में देखेंगे 10 लोगों का, इससे इसके बीच में देखेंगे 20 लोगों का। इस तरीके से टोटल योग कर लेंगे, नीचे योग कर लेंगे, और कुल योग करके कुल छात्रों की संख्या को बता सकते हैं। तो देख लो ये यहाँ पे और आसान हो गया। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे हम आसान से आसान, कठिन से कठिन चीज को भी हम वर्गीकरण और सारणियन की सहायता से हम उसको आसान से आसान रूप में ला सकते हैं, जिसको लिखना भी आसान होगा, समझना भी आसान होगा, और व्याख्यायित करना भी, प्रेजेंटेशन करना भी उसका हमें आसान या सरल के रूप में आ जाएगा। ये गुणों के आधार पर प्रदत्त आंकड़ों का वर्गीकरण हमने किया, कैसे इनका किया जा सकता है, वर्गीकृत के माध्यम से और अवर्गीकृत के माध्यम से, दोनों माध्यमों से इनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम और कुछ देखेंगे वर्गीकरण करके। तो हमने इसको नोट्स के रूप में भी आपको भेज दिया है, वहाँ आपको आपके पास लिखित रूप में और अच्छे ढंग से है, वहाँ पे आप पढ़ करके उसको समझ सकते हैं। और समझ के बाद इसके बाद हमारा क्लास भी होगा इस पर। जो क्लास में होंगे आप लोग ऑनलाइन, तो वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, कुछ पूछना होगा तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। आशा करते हैं कि हमारी द्वारा जो बताई गई बातें आपकी समझ में आई होंगी। इसी आशा विश्वास के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।